नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। दोपहर के 2 बज रहे हैं और राजस्थान कांग्रेस में तीसरी लिस्ट का लगभग 20 घंटे होने वाले हैं और उसमें जिस तरह के नाम सामने आए हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से कुछ और चेहरे, कुछ और नाम बीजेपी का रास्ता देख रहे हैं। इन नामों में किस-किस को बीजेपी में जगह मिलेगी और टिकट भी मिलेगा। हालाँकि जो कांग्रेस की लिस्ट तीसरी आई है उसमें बीजेपी की विधायक को भी मौजूदा जो हैं, उनको टिकट दे दिया गया है क्योंकि बीजेपी उनका टिकट न पक्का नहीं कर रही थी। बहरहाल अभी जो तस्वीर दिख रही है, उसमें अगले 1-2 दिन में कौन से कांग्रेसी हैं जो बीजेपी का कमल खिलाने की शपथ लेंगे। कांग्रेस के दफ्तर से बीजेपी दफ्तर की दूरी नापेंगे। आज अगले आधे घंटे हमारे विशेष मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस से और लोगों के जो बाहर जाने का सिलसिला है, उस पर विराम नहीं लगने वाला है। राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं। राजीव जैन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। अभी जिस तरह से नाम आ रहे हैं, तस्वीर दिख रही है, कांग्रेस के कौन-कौन से चेहरे आप देख रहे हैं कि बीजेपी का दामन थाम लेंगे? जगदीश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत है जगदीश जी आपका भी। राजीव जी। देखिए, अब जो 19 टिकट कांग्रेस ने कल की सूची में दिए, जैसा आपने बताया, उन क्षेत्रों के जो स्थानीय स्तर के नेता है प्रभावशाली, उनका कहीं ना कहीं ये मूव रहेगा कि वो बीजेपी में जाएं या किस दल से वोट टिकट लें। और जो कांग्रेस ने टिकट दिए हैं उसमें सबसे बड़ा ये कि उन्होंने मौजूदा विधायकों पे ही सबसे ज्यादा भरोसा किया है, उन्हीं को टिकट दिया है। जो वहाँ दूसरे लोग तैयारी कर रहे थे या दावेदारी कर रहे थे, उनका नाम कटना, तो उनको दूसरे दलों की तरफ जाने को आकर्षित करे। लेकिन इसमें कई सीटों पे तो बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित भी कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि इसमें जो नाम है, एक ही मंत्री का नाम आया रमेश मीणा का, और 11 विधायकों के नाम है। तो मंत्री अभी 6 या 7 मंत्रियों के टिकट की और वो भी चर्चा है, जिसमें 2 मंत्रियों के टिकट पर तो तलवार सी लटकी हुई है, जिसमें हवामेल जयपुर से महेश जोशी और कोटा उत्तर से शांति धारीवाल के नाम है। और जो साले मोहम्मद जो जैसलमेर पोखरण से है विधायक मंत्री हैं, उनका भी टिकट नहीं हुआ। जाहिदा खान का टिकट नहीं हुआ। और इस तरीके 2 मंत्री, एक जयपुर के जोटवाड़ा से लालचंद कारिया, उनका भी नाम नहीं हुआ। शायद वो सीट बदलना चाहते हैं या चुनावी नहीं लड़ना चाहते। एक हेमाराम चौधरी है बूढ़ा मर्दानी से, उनका भी अभी टिकट नहीं हुआ, वो भी इनकार कर चुके हैं चुनाव लड़ने से। तो ये एक स्थिति है। अब दूसरे एक मंत्री हैं राष्ट्रीय लोकदल के हैं भरतपुर से सुभाष गर्ग, उनका टिकट शायद समझौते में जाए या कांग्रेस दे दे उनको टिकट, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो सबसे रोचक चीज है इसमें, जैसा आपने भी बताया कि बीजेपी से आई शोभा रानी कुशवाहा, वो धौलपुर से कांग्रेस का टिकट ले आई। और जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के शिवचरण कुशवाहा, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। वो आपस में रिश्तेदार भी है। लेकिन उस सीट का रोचक का पहलू देखिए, दोनों प्रतिद्वंदी पिछले 2018 के चुनाव में भी आमने सामने थे, लेकिन उस समय शिवचरण कुशवाहा कांग्रेस से थे और शोभा रानी बीजेपी से थी। अब स्थिति उलट हो गई, शोभा रानी भी कांग्रेस की उम्मीदवार हो गई और जो उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे अब वो भाजपा के उम्मीदवार हो गए। तो ऐसी रोचक चीजें कई आएंगी चुनाव में। अभी तो जैसे जैसे टिकट हो रहे हैं, तो लोगों का दल बदल भी होगा, कितने होंगे, बीजेपी कितनों को अपने यहाँ टिकट दे पाएगी, कौन सी खाली सीटें उसने छोड़ रखी हैं, या कांग्रेस ने कौन सी खाली सीटें छोड़ रखी हैं जहाँ भी बीजेपी की तो कैंडिडेट हो गए डिक्लेयर, कांग्रेस के नहीं हुए। तो ये सब चीजें, और जो 19 की सूची है उसमें कांग्रेस ने बागियों को भी गले लगा लिया। जो पिछली बार जो 2 बागी थे, एक तो केशवराय पाठक सीएल प्रेमी थे, उनको भी इस बार कांग्रेस ने टिकट दे दिया। और एक रतनगढ़ से जो पूछाराम गोदारा थे, वो भी बागियों के चुनाव लड़े थे निर्दलीय के रूप में, उनको भी कांग्रेस ने टिकट दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने उन वफादारों का भी साथ निभाया जिन्होंने उनको संकट के समय में मदद की थी, जिसमें बसपा के भी 2 लोग है, नगर से जो बाजी वली को टिकट दिया और एक करौली से लाखन मीणा को टिकट दिया, एक निर्दलीय रामकेश मीणा को गंगापुर से टिकट दिया है। तो ये सब तीनों विधायक संकट के समय अशोक गहलोत के साथ मजबूती से खड़े रहे। तो उनसे वादा किया गया था उस समय की जब चुनाव में उनको कांग्रेस का टिकट दिया जाएगा, तो अब वो उनको टिकट मिल गया। तो निश्चित रूप से ये जो सूची आई है इसमें पूरी तरीके से कोई नयापन तो है नहीं, सब पुराने चेहरे हैं। सरकार रिपीट करनी है तो पुराने चेहरों को भी रिपीट कर दिया।
अभी उसका पहला कदम जो उस रूप में देखा, सरकार रिपीट होती है या नहीं होती वो भविष्य की बात है, लेकिन सरकार ये सत्ताधारी दल कांग्रेस ने अपने विधायकों को ही रिपीट किया है। तो कितना वो कारगर होते हैं या क्या नहीं होते हैं, ये चीज कई असंतोष को थापने की भी एक चीज थी, लेकिन कांग्रेस शुरुआत से बहुत पहले क्या कांग्रेस आप ने जहां एक तरफ ज्यादातर पुराने लोगों को दोबारा अवसर दिया है, रिपीट किया है, वहीं उन सब लोगों को अकोमोडेट किया है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो बसपा से आए हो, जिन्होंने सरकार बचाई थी। अब सवाल है कि सितंबर में जो 2 मंत्री और एक धर्मेंद्र राठौड़ तीसरे जो नाम है, उनका क्या होगा? उनकी टिकट को लेकर अभी भी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जयपुर से लेकर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह कांग्रेस के लोगों का बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो आतुरता दिख रही है, उतनी आतुरता हालांकि 2-3 लोगों को आया। यहाँ पर जोधपुर में सूर्यकांता व्यास को लेकर भी बहुत सारी बात आई, लेकिन उन्होंने जितना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि कुछ भी भले ही मुझे मेरे को दे दे, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कांग्रेस से पार्टी छोड़ने वालों का सिलसिला बना हुआ है। जगदीश शर्मा जी, कौन से नाम आप देखते हैं जो आने वाले दिनों में, घंटों में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का कमल खिलाने की शपथ लेने वाले हैं? देखिए मीना जी, ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये अशोक जी का एक अलग किस्म का धर्म युद्ध बना हुआ है। ये अभी राजीव जी बता रहे थे कि भाई 3 जनों का, खासकर शांति धारीवाल, महेश जोशी और राठौड़ जो है, धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी के चेयरमैन है, इन तीनों के टिकट को लेकर बड़ी। लेकिन अशोक गहलोत एक तरीके से इस समय आला कमान से बड़ी पोजीशन पे हो गए। मतलब आला कमान में इतनी हिम्मत अभी दिखाई नहीं दे रही कि जो उनके टिकटों को काट सके। दूसरी तरफ ये है, और काट सके ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि जब नॉमिनेशन करने की डेट नजदीक आएगी, यानी कि 4-5 तारीख के आसपास, तो ये टिकटों की घोषणा हो जाएगी और फिर कोई बदला भी नहीं जाएगा, क्योंकि फिर ऐन वक्त पर विकल्प की खोजबीन जो है हो नहीं सकती। इसलिए फिर अंत में महेश जोशी जी, राठौड़ साहब की जगह अभी टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये सब चीजें ऐसी हो जाएंगी कि अब जो हो गया टाइम, कि जो हो गया, चलो अब तो चलो गेम खेलो। तो ऐसी सूरत में अशोक जी की जो मंशा है, अशोक जी की जो रिटेन की हुई ताकत है, हाँ, जो साहस है उनका, जी, ये इतना स्ट्रांग है कि वो चाहेंगे जो करेंगे। खासकर इस चुनाव में तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये ऐसा उदाहरण है। बाकी जो पिछली वाली सीट थी, पिछले वाली टिकट जो 19 आए हैं अभी कल शाम को सामने, उनमें ज्यादातर रिपीट है। और राजीव जी ने अभी बताया है कि उनमें किस किस तरीके की चीजें को इक्वेशन देखा गया है। उसमें नया फ्रेश चेहरा मेरे ख्याल में एक भी नहीं है। और वो लोगों को भी ऑबलाइज किया गया है, जैसे बसपा से जो संकट के समय अशोक जी को मदद करने के लिए आगे आए थे, उनको भी टिकट रिपीट किया गया है। और ये एक सीट है जहाँ से कि इम्पोर्टेंट जो आपने कही जगदीश शर्मा जी, कि अशोक गहलोत इस वक्त आला कमान से भी बड़े नजर आ रहे हैं, या व्यवहार उनका या टिकटों में डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह की तस्वीर दिख रही है, उससे यही रिफ्लेक्ट हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है। किसी भी क्षेत्रीय क्षत्रप का, यानी कि एक राष्ट्रीय पार्टी के क्षेत्रीय नेता का अपनी पार्टी में इतना मजबूत होना उस पार्टी के लिए कैसा होता है? नहीं, उस पार्टी में ये तो कई दफे देख चुके हैं हम लोग कि एआईसीसी में बैठने वाले जो नेता हैं, उनसे कई क्षेत्रीय छत्रप जो है वो ज्यादा मजबूत हो गए हैं अपने लेवल। देखिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देख लीजिए आप, वहाँ के कई कांग्रेस के नेता पहले, अब तो नहीं है, लेकिन पहले ऐसे नेता थे जो अपनी मर्जी की चीज करवाते थे आला कमान से, और आला कमान नहीं चाहते हुए भी वो काम होने देना चाहता था, मतलब छूट देता था होने की। तो ऐसी सूरत में ये चलता है। लेकिन हमारे राजस्थान में ये एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा है कि भाई आला कमान से अलहदा जाकर भी एक्टिविटी करना और अपनी मर्जी से टिकटों का फाइनल करना,
देखिए ये बात तो बहुत थी कि सुनील गोलू बोलू जो है वो टिकटॉक का एक सर्वे करके लेके गए हैं और राहुल गांधी उन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। वो जो ऑब्जर्वर है हमारे यहाँ राजस्थान के लिए लगे हुए हैं वो भी उसी पर डिपेंडेंट हैं। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब वो भी उसी पर डिपेंडेंट हैं। तो लेकिन उसकी कहीं दिखाई दी क्या आपको कि उनके सर्वे के आधार पर कोई टिकट बटे हैं, या उस सर्वे में जो सजेस्ट किया गया था वो तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो कुछ लिस्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि अशोक जी अपनी मर्जी से, या अशोक जी ने ये वादा किया भी था पहले कि उन सबको चुनाव लड़वाने की, अगला चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को वो पूरा कर रहे हैं। ये देखने का वो होगा, देखने का अवसर हमको मिलेगा कि ये क्या है। तो कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जिस तरह से केंद्रीय जो एआईसीसी का नेतृत्व है, अध्यक्ष की ही बात नहीं करें, आलाकमान की ही बात नहीं करें, बाकी जो लीडरशिप है उससे ज्यादा मजबूत है आज की तारीख में। इतिहास उदाहरण रहा है महाराष्ट्र का या दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें। बीजेपी, राजीव जैन जी, बीजेपी इसी डर की वजह से, इसी आशंका को संभावना में बदल नहीं सके, इसी कारण वसुंधरा राजे को एक साइडलाइन भी रखे हुए हैं और उनसे पार्टी काम भी ले रही है। इसी रणनीति के तहत कि जो हाल कांग्रेस में अशोक गहलोत का है वो वसुंधरा राजे अपने नाम नहीं कर ले। देखिए मीना जी, जहां तक कांग्रेस में क्षेत्रीय सत्रप के रूप में जो अशोक गहलोत मजबूत हुए, मैं उसके पीछे दूसरा एक कारण मानता हूँ कि आलाकमान कमजोर हो गया। जब जिस पार्टी का आलाकमान कमजोर हो जाता है तो क्षेत्रीय सत्रप है वो ताकतवर हो जाते हैं। आज भाजपा में एक उलट स्थिति है, वहां आलाकमान बहुत मजबूत है। जैसा कि आपने कहा कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन या क्या, वसुंधरा राजे को पूरी तवज्जो भी दी जा रही है, लेकिन जो उनका दबाव, वसुंधरा राजे का दबाव पहले से ही ये था शुरुआती दिनों से ही कि उनको चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया जाए। वो आलाकमान ने वो उनकी बात किसी रूप में ही नहीं मानी। और आप देखिए जो भाजपा ने 41 नामों की जो पहली सूची दी थी वो एक बहुत साहस भरी सूची में मानता हूँ। उसमें अच्छे अच्छे लोगों के टिकट काट दिए और जो आला कमान को मजबूत लगते थे, जो उनके सर्वे के हिसाब से या जो उनको उनके पास फीडबैक था, उनको टिकट दिया गया। जयपुर की सीटों को ही देख ले हम कि नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया, फिर राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काट दिया गया, और भी बहुत से लोग जिन लोगों की सिफारिश वसुंधरा राजे ने की थी उन सब के टिकट कटे थे। लेकिन दूसरी सूची में एक भाजपा ने एक समन्वय स्थापित किया, उसमें मौजूदा विधायक जो हैं उनको टिकट दिया गया। तो मीडिया में शो ऐसा किया गया कि एक तरफ से कि वसुंधरा राजे की फिर वापसी हो रही है, वो वापसी नहीं, एक वो वहां जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने पूरा आकलन किया। उसमें एक नेता का नाम तो मैं भी जानता हूँ केंद्रीय चुनाव समिति में, जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। उनका ये सुझाव था कि जो मौजूदा विधायक है उनमें सभी की छटनी नहीं की जाए, उनमें से कुछ को टिकट दिया जाए और एक मैसेज ये जाएगा उससे कि भाई सब लोग एकजुट हैं, या वो उस तरीके, उसके बाद ही ये कालीचरण सर्राफ और इन सब लोगों के टिकट हुए। तो इनको वसुंधरा जी के खेमे में बिल्कुल एक तरीके से नहीं माना जा सकता। इनके बाद के बयान भी अब आ रहे हैं, बड़े नफे तुले से आ रहे हैं कि नहीं पार्टी ने जो फैसला किया वो बड़ा अच्छा है, या उस रूप में पहली सूची में जो बगावत की स्थिति रही थी, आज से 15 दिन 10 दिन पहले जो जब सूची जारी हुई जो बगावत की स्थिति थी, आज वो बहुत ठंडी भी पड़ी है। आप देखिए 4 सीटों पे ही कहीं ना कहीं मजबूत बगावती तेवर लोगों ने अपना रखे हैं, जिसमें चित्तौड़ सीट है। चित्तौड़ सीट का जो मेरी जानकारी उसमें दूसरा गणित भी आया है। कुछ पार्टी के नेता चाहते हैं कि राजवी को फंसा दिया जाए, तो चंद्रभान सिंह आख्या जो मौजूदा विधायक है उनको निर्दलीय करके, जो कि अभी मजबूती दिखा रहे हैं वहां, और माना भी जा रहा है कि वो बहुत मजबूत नेता है वहां के, तो उनको भी खड़ा रखा जाए। तो पार्टी की कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की स्ट्रेटेजी भी होती है कि किस नेता को किस तरीके से निपटाया जाए। जगदीश जी भाई साहब तो अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को कि ये निपटाने वाली राजनीति अब भाजपा में भी चल रही है, जैसी कांग्रेस में चला करती थी। आप देखिए पिछली बार जब चुनाव हुए, कांग्रेस के 22 नेता बागियों के चुनाव लड़े थे,
उसमें से 11 जीते थे। तो इस बार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक सरकार का है कि सत्ता बदलती है हर 5 साल में, तो भाजपा की तरफ या भाजपा के लोग अपनी उम्मीदें ज्यादा लगाए बैठे हैं कि उनकी सत्ता आएगी तो वो कहीं बार्गेनिंग वाली पोजीशन में आए, तो निर्दलीय बागी उस रूप में। तो जैसा भी मैं बता रहा था, 5-6 सीटों पे थोड़ा एक भाजपा को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक चित्तौड़ है, एक सांचौर है, 1-2 सीटें और है। बाकी और सीटों पे जो उनका आकलन है कि इतने मजबूत नहीं है बागी, जो भी चुनाव भी लड़ने तो क्या हो। लेकिन मैं शुरुआत वाली अपनी बात पे आता हूँ कि भाजपा ने पहली सूची में बहुत साहसिक कदम उठाया। उन्होंने बिल्कुल नए चेहरे दिए, सांसदों को उतारा, और ये स्वाभाविक बात है कि एक सांसदों को उतार दिया उन सीटों पे जो दूसरी तैयारी कर रहे थे विधायक के रूप के लिए, तो उनमें नाराजगी होना लाजमी है। लेकिन वो अब वो भाजपा ने कहीं ना कहीं उन चीजों को थामा है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक की जो सूचियां दी हैं वो उन सीटों की दी है जहां ज्यादातर उसके मौजूदा विधायक ही हैं, या निर्दलीय हैं या बसपा से आए हुए हैं। उन सीटों पे वो एंड टाइम पे शायद डिक्लेयर करेगा। नाराजगी हो तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता कि ठीक है चुनावी लड़ना है तो लड़ सकता है। तो ये सब स्थितियां हैं मीना जी। जी, तो ये जो स्थितियां हैं ये आने वाले दिनों में जैसे जैसे टिकट्स और सामने आएंगे, क्योंकि अभी 105 कांग्रेस पार्टी के आने हैं और लगभग 76 के आसपास टिकट जो हैं वो बीजेपी के सामने आने हैं। अभी जो दो तरफा मैच लगभग फिक्स हो गया है कुछ सीट्स पर, वो भी इंपॉर्टेंट सीट पर, जैसे तारानगर की राजेंद्र राठौड़ की सीट को करें, लक्ष्मणगढ़ की गोविंद सिंह डोटासरा की सीट को करें, नाथद्वारा सीपी जोशी की सीट को करें, ये तमाम जो नाम है। लेकिन हवा महल, जो कोटा उत्तर, ये जो बात हो रही है, हवा महल से जो कैंडिडेट है एक तो मौजूदा विधायक है और उसके अलावा उन्हीं के किसी समय में बहुत खास रही ज्योति खंडेलवाल भी मैदान में है। और कहा जा रहा है जगदीश शर्मा जी की ज्योति खंडेलवाल किसी भी वक्त बीजेपी में आ सकती हैं। वैसे ही कुछ और नाम भी सुनाई दे रहे हैं। तो बीजेपी में ज्वाइन करने वालों का सिलसिला अभी बना रहेगा। देखिए मीना जी, ये तो स्पष्ट है कि जिस जगह पर जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जिस पार्टी में जीतने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है पब्लिकली और कॉन्सेप्चुअली जिसको बोलना चाहिए कि पहले हम ये माने कि ये जीत सकती है पार्टी, तो उधर टूटकर उधर जाने वालों की संख्या ज्यादा होती है निश्चित तौर पर। आने को तो कांग्रेस से भी लोग भाजपा में आए और भाजपा से कांग्रेस में जाने वाले भी इस समय नजर आए हैं दो चार। लेकिन सवाल ये है कि इन जो तोड़फोड़ करके आ रहे हैं इनके जीतने की सर्टेनिटी के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन वाचक रहता है कि ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, टूट कर तो आगे और जीतने के लिए ही बस केवल आए हैं, चुनाव लड़ने के लिए ही केवल आए हैं यहाँ पर। तो ये जब तक सर्टन नहीं होता, देखिए ऐसे भी कई लोग हैं जो कि अभी टूट कर वापिस आए हैं या पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनको फिर वापस पार्टी में लेने की प्रक्रिया चली है, जैसे देवी सिंह भाटी जैसे लोग। तो उनको टिकट दें नहीं दें इसके बारे में पार्टी को अपने आंतरिक मुद्दों को ध्यान में रखकर ही फैसला करना होता है। पार्टी का उन्होंने लोकल एरिया में कितना नुकसान किया है या तोड़फोड़ की है या एक तरीके से संगठन को जो नुकसान पहुंचा है परमानेंट नेचर का, तो वो सारे कंसिडरेशंस होते हैं। अगर उन्होंने कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की उसके बाद भी, तो उनको वापस पार्टी में लेने के बारे में आला कमान विचार करता है और स्टेट लीडरशिप उसके बारे में पार्टी आला कमान को फीडबैक देती है। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोगों को भी टिकट ऑफर की गई है कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से, जो कि तोड़फोड़ करके आए इधर या नए आए और टिकट लो। अभी आपको जानकारी में है कि वो मेवाड़ के महाराणा के महेंद्र सिंह जी के सुपुत्र आए थे अभी, जोत सिंह, तो उनको आते ही टिकट दे दिया गया। उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है। उससे ज्यादा तो जो उनके दूसरे ब्रदर हैं महेंद्र सिंह जी के जो भाई हैं दूसरे वाले, उनके जो सुपुत्र है वो ज्यादा एक्टिव है। लक्ष्य राज तुलनात्मक रूप से काफी एक्टिव भी हैं और पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नजर भी आते हैं। पब्लिक के बीच में उनकी एक्टिविटी भी रहती है, तो वो ज्यादा
लेकिन आते ही सीपी जोशी जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के सामने उनको उतारा है। तो या तो ये होता है कि पार्टी के पास इस तरीके के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के नेताओं के सामने कोई उनके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नहीं, अभाव होता है, तो कहीं से बोरो करके या किसी तरीके से राज परिवार से या कोई और साइड से लेकर आएंगे लोगों को और उनको उनके सामने पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो इन चीजों से लेकिन गेम बैठता नहीं है। राजनीति तो तभी होती है जब उनके पुराने अपने कार्यकर्ता या नेता वो आपस में लड़े और पार्टी उनके साथ साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी रहे, तब जाकर चुनाव होता है। जी, अब ऐसे चुनाव में तो पता नहीं सीटों का क्या कहना होगा। दिग्गजों के सामने तो जगदीश शर्मा जी इतिहास ऐसा भी रहा है, कई उदाहरण है कि जहां बहुत बड़ा नेता है उसके सामने वाली पार्टी भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट खड़ा करती है। इस तरह का भी इतिहास रहा है। हालांकि इस बार की जंग में, इस बार के चुनाव में वैसी स्थिति में दोनों ही राजनीतिक दल अपने आप को लाना नहीं चाहते हैं। कम से कम बीजेपी तो नहीं लाना चाहती है, लेकिन नाथद्वारा का उदाहरण इसी बात की गवाही देता है। तो या तो बीजेपी आकलन नहीं कर पाई या बीजेपी के पास फीडबैक जिस तरह का है कि भाई राज परिवार को लाने से पता नहीं कौन सा तुरंत जादू की छड़ी काम कर जाएगी और सीपी जोशी को हरा देंगे, या राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ जिस तरह से तारानगर में नरेंद्र बुडानिया को खड़ा किया गया है, नरेंद्र बुडानिया और राजेंद्र राठौड़ के चुनाव में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं, नरेंद्र बुढ़ानिया जो है वो 3 दफे के सांसद है। आप देखिए वो कोई नए नहीं है, तारानगर में नई तस्वीर नहीं है। नरेंद्र बुढ़ानिया 3 दफे चूरू से सांसद रह चुके हैं, 2 दफे विधायक रह चुके हैं। ऐसी सूरत में उनको जो है कमजोर नहीं समझना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत अच्छे लोकप्रिय हैं, लोगों से खूब अच्छे से मिलते जुलते हैं, तो और टेक्नो सेवी हैं। तो वो उनको जो है ये कहना कि भाई वो राजेंद्र राठौड़ से कैसे लड़ेंगे, मैं कहता हूँ राजेंद्र राठौड़ को सोचना पड़ेगा अब कि नरेंद्र बुढ़ानिया जैसे कैंडिडेट आ गए हैं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा। राजेंद्र राठौड़ जी ने जो है चूरू से अपने आप को शिफ्ट तो कर लिया तारानगर, लेकिन वो शिफ्ट करना उनके लिए पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा ये कहना अभी आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ नरेंद्र बुढ़ानिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे। जी, और नाथद्वारा का जिस तरह से उदाहरण दिया था राजीव जैन जी, वो जो समय था कि दिग्गज कैंडिडेट के सामने कमजोर कैंडिडेट, विपक्ष की पार्टी भी एक आपसी सामंजस्य के तहत 2-4 सीट ऐसी हमेशा रही है इतिहास में, गवाह इतिहास रहा इसका। हम कई सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर की ऐसी सीट्स की चर्चा कर सकते हैं। इस चुनाव में लेकिन वैसी तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं तुलनात्मक रूप से। देखिए अभी तो वो दिखाई नहीं दे रही है। एक मात्र सीट जो है नाथद्वारा की, उसपे विश्वराज सिंह एक राज परिवार के व्यक्ति को लाके खड़ा करना, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं सीपी जोशी के सामने। लेकिन अपने राजस्थान में बहुत सी सीटें हैं, जैसे सरदारपुरा है जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, झालरापाटन सीट है जहाँ से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती है। इस तरीके की बहुत सी सीटें हैं कि इनके सामने किस तरीके के उम्मीदवार अब पार्टियां लाती हैं, या उस पर मंथन कर रही है कि किसको लाया जाए। कांग्रेस भी मंथन कर रही है कि वसुंधरा राजे के सामने किसको खड़ा किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के खिलाफ कई बार बड़े चेहरे सामने उतारे। एक बार तो रमा पायलट को उतारा था, एक बार मानवेंद्र सिंह पिछली बार लड़े थे। तो जो भी है हाँ, सरदारपुरा में बीजेपी किस उम्मीदवार को बनाती है अपना उम्मीदवार, किस नेता को, तो वो एक आने वाले समय में जब सूचियां पूरी आ जाएंगी तब जाहिर होगा, या एंड टाइम पे कोई एक चर्चित चेहरा सामने ला दें। वो सर्वे फीडबैक उन सबसे अलग चीज होती है। बड़े नेताओं का कुछ सीटें ऐसी होती है जिसमें सर्वे या पार्टी के स्थानीय नेताओं का फीडबैक कोई मायने नहीं रखता। उन सीटों पे जो पार्टी के बड़ा शीर्ष नेतृत्व होता है वो उस रूप में सोचता है कि भाई इस नेता को वहीं उलझा लिया जाए उसकी सीट पे, और होता भी है कई बार। बड़े नेता के सामने कोई एक चर्चित चेहरा या एक उस तरीके का फेमस चेहरा सामने आ जाता है, सेलिब्रिटी टाइप का जिसको कह ले, या वो अलग फील्ड का होता है, वो राजनीतिक क्षेत्र का नहीं होता है, तो वो जो बड़ा नेता है वो अपनी सीट पे उलझ जाता है। जहाँ वो और इलाकों में अपना प्रचार कर सकता था पार्टी का, तो उसको अब ज्यादा समय अपनी सीट पे देना पड़ सकता है। तो ये उलझाने वाली भी राजनीति इसमें काम करती है। ये सब जानते हैं कि
भाजपा की कुछ सीटें एक मजबूत सीटें हैं जिन पर, जैसे झालरापाटन सीट है, कोटा दक्षिण सीट है, जयपुर की सांगानेर है, विद्याधर नगर सीटें हैं, ये भाजपा के लिए बहुत आसान सीटें हैं। यहाँ भाजपा का कोई भी चेहरा आसानी से जीत सकता है। अभी आप देखिए विद्याधर नगर सीट भाजपा की बहुत ही आसान सीट है, वहां दिया कुमारी जैसा चेहरा दे दिया। हम तो उम्मीद कर रहे थे दिया कुमारी को शायद हवा महल या सिविल लाइन जैसी कठिन सीटों में लड़ाया जाए, लेकिन उनको एकदम आसान सीट पकड़ा दी गई। तो अब भाजपा ने उस सीट पे एक रणनीति बनाई है, उस विद्याधर नगर सीट को उनकी योजना जो है उस हिसाब से कि सबसे बड़े अंतर से जीती जाए। तो उसकी अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति रहती है कि वो दिखाना चाहते हैं कि किस रूप में कौन से अंतर से भाजपा के अंदरूनी सीटें आई हैं कि बड़े अंतर से कौन सी सीटें जीती जा सकती हैं। उसमें विद्याधर नगर है, सवाई माधोपुर जाके रूढ़ीलाल मीणा लड़ रहे हैं वो है, झालरापाटन सीट है, इस तरीके की सीटें हैं जो भाजपा दिखाना चाहती है कि उसके ये नेता बहुत बड़े अंतर से जीते। कांग्रेस के पास ऐसी कोई सीट नहीं, सिर्फ एक सरदारपुरा के अलावा। ये मतलब मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता होता तो वो बताता उनके पास ज्यादा सीटें हैं, लेकिन जनरली जो एक इम्प्रेशन जो है सरदारपुरा ही कांग्रेस के लिए सबसे जी। टोंक की सीट पर जगदीश शर्मा जी, टोंक की क्या स्थिति है? टोंक भी एक मजबूत सीट कांग्रेस की मान सकते हैं। टोंक में भी मजबूत थी, और पिछली बार तो आपने देखा वो वसुंधरा जी ने जो है अपने सबसे खासम खास सिपाही सालार उनको चुनाव लड़ाया था। सुन रहे इस बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे राजीव जैन जी? जगदीश जी के नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है? नहीं, वो उनके बारे में काफी चर्चाएं हैं कि उनको भाजपा शायद ही टिकट दे, लेकिन वसुंधरा राजे अभी अंतिम कोशिश और कर रही हैं उनके लिए टिकट की। उनको नागौर जिले में किसी सीट से टिकट ऑफर शायद सत्ताधारी दल की तरफ से हुआ है, तो वो भी एक देख रहे हैं कि नहीं भाई वसुंधरा राजे कितनी कोशिश करती है। वो बिना वसुंधरा जी की मर्जी के कांग्रेस में नहीं जाएंगे, जो मेरी जानकारी है। वो उनसे राय करके ही कांग्रेस का दामन थामेंगे। और भाजपा इस बार पूरा एक ध्रुवीकरण के हिसाब से भी चुनाव लड़ना चाहती है, तो वो किसी मुस्लिम उम्मीद कैंडिडेट को शायद ही उम्मीदवार अपना बनाए। तो उस नाते यूनुस खान का शायद ही टिकट हो, या यूनुस खान का टिकट काटने के पीछे एक ये भी रणनीति बनाई जा सकती है कि हम तो राज्य की किसी सीट पे अल्पसंख्यक वर्ग के किसी नेता को उम्मीदवार ही नहीं बना रहे हैं। तो ये पार्टी की अपनी रणनीति है। यूनुस खान जैसा भी बता रहे, पिछली बार उनको टॉप भेजा गया था, लेकिन वो अलग कारणों से भेजा गया था, वो एंड टाइम पे उनका टिकट हुआ ही नहीं था। उस समय भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके खिलाफ था, उनको टिकट नहीं दिया। आखिर में किताब इनको तो चुनाव लड़वाना ही है तो चलो टॉप से लड़वा दो। मालूम था टॉप में सचिन पायलट काफी मजबूत उनकी क्या स्थिति होने वाली है मालूम था, उसके बाद भी बलि का बकरा बन गए यूनुस खान। और इस बार क्या तस्वीर निकलती है देखना होगा। बहरहाल राजीव जैन जी आपका, जगदीश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस तरह से जो हर घंटे अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक घटनाक्रम, राजनेताओं का इधर से उधर आने जाने का जो सिलसिला है वो बना रहेगा, और हमारा भी आपसे मिलने का सिलसिला अब बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजस्थान का पारा गर्म होता जा रहा है। हालांकि रात में सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, मौसम बदल रहा है। त्योहारों के मौसम में आतिशबाजी दिवाली की जो होगी उससे ज्यादा राजनीतिक दलों की तरफ से जिस तरह की आतिशबाजी होगी वो देखने लायक होगी, काफी दिलचस्प होगी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।